हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपकी लाली वर्मा स्वागत करती हैं एक बार फिर से। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी विद्यार्थियों को 100% फ्री प्रोवाइड करता है, कर रहा है, करता रहेगा। इसलिए अपने मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का डाउट या संदेह मत पालिएगा कि क्या पता क्या होगा, आगे क्या होगा। आगे बहुत सही होगा और आप सभी अपने लक्ष्यों पर पहुंचेंगे और एक भारत का सम्मानीय नागरिक और अपने संस्कारित नागरिक बनकर दिखाएंगे। सभी परंपराओं का निर्वहन करते हुए, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखते हुए आप बनेंगे एक सशक्त और सभ्य नागरिक। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पाठ चल रहा है। कौन सा स्टार्ट कर दिया है? अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 7, नाम है परंपरा का मूल्यांकन। लिखा है श्री राम विलास शर्मा जी ने। इस पाठ का हम प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, आपने देख लिया होगा। लेखक यहाँ पर क्या क्या बताना चाहते हैं, किस आधार पर हम सभी को शिक्षित करना चाहते हैं या सीख देना चाहते हैं कि संस्कारों को साथ में रखते हुए नई आधुनिकता का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सभी बातें, पुरानी जो बातें थी या प्राचीन जो कथाएं थी वो एकदम सही थी और आज जो सब चल रहा है वर्तमान स्थिति वो एकदम गलत है या रॉन्ग है या सही नहीं है। कुछ पहले भी सही था, कुछ आज भी सही है, कुछ पहले भी कमियां थी, कुछ आज भी कमियां हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पुरानी बातों से अच्छी सीख ग्रहण करते हुए नई बातों, अच्छी बातों का अनुसरण करते हुए नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जिसमें हर एक प्रश्न को ध्यान से आपको सुनना है। जी, आपकी जो पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए ना, जस्ट पीछे दिए, उन्हीं प्रश्नों का आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न को सुनकर समझ सकें। अब प्रश्न को सुनकर समझना इज वेरी 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 कंपल्सरी कहूंगी मैं, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हम प्रश्न को सुनकर समझ लेंगे, उत्तर उतने ही अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा और हम उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूं मैं, और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, कर्मपथ की ओर। पहला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? परंपरा का जो ज्ञान है वो क्यों आवश्यक है और किसके लिए आवश्यक है, ये हमें जानना है। तो देखो, ध्यान से सुनना। जो लोग साहित्य युग में या साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं या क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं। क्रांतिकारी का अर्थ समझते हो? पता है मैं पहले क्या समझती थी? क्रांतिकारी मीन्स स्वतंत्रता सेनानी या योद्धा। क्रांतिकारी अर्थात सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले लोग। लेखक, कवि, साहित्यकार, ये सभी क्रांतिकारियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये कला या अपनी रचना के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्रांति मीन्स सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, वो क्रांतिकारी कहलाता है या वो क्रांति कहलाती है। और जो समाज में नया या अच्छा या पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं वे क्रांतिकारी कहे जाते हैं। तो यहां पर वही लिखा है कि किनके लिए सबसे आवश्यक है परंपरा का ज्ञान? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो भी साहित्य चला आ रहा है अब उसमें युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं, और ऐसे रचनाकार जो परिवर्तन लाने के साथ साथ समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिसकी सहायता से हर एक प्राणी के मन में या हर एक व्यक्ति के मन में अपने आप को या समाज को सही दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जीवन का पालन करना हो या जीवन यापन करना हो, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। मतलब कि जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता भी तो हो कि क्या चल रहा था, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, किसके द्वारा, कौन कौन से, जैसे वेद, पुराण आदि, कौन कौन सी हमारे संस्कार हैं, कौन कौन सी हमारी परंपराएं। तो इन सब की जानकारी अर्थात ज्ञान होना उन्हें बहुत जरूरी है। उस ज्ञान के आधार पर ही तो वे समाज में क्रांति ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। क्या बात कही है, इसको फिर से सुनना मेरी बात को,
कि देखिए सबसे पहले तो किसके लिए आवश्यक है परंपरा का ज्ञान? जो समाज में नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, मतलब कि जो समाज में सकारात्मक या पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। अब क्योंकि साहित्य की परंपरा से, अब ये क्यों आवश्यक है कि भाई उनको परंपरा का ज्ञान हो? इसीलिए आवश्यक है क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। यदि हमें साहित्य का ज्ञान होगा तभी तो जाकर हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार उत्पन्न होंगे। जो चीज या किसी भी बात की जब हमें जानकारी प्राप्त होती है तभी तो हम उसके बारे में निर्णय तक पहुंचते हैं कि वो सही है या गलत है, या कौन कौन सी उसमें अच्छाइयां हैं या कौन कौन सी उसमें कमियां हैं। क्लियर? ठीक है, तो जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। जब किसी बात की जानकारी होती है तभी उसमें और कुछ नया ऐड करके कुछ और नया बहुत अच्छे से उसको परिवर्तित किया जा सकता है। जब पुरानी जानकारी नहीं होगी तो नया कैसे हम ऐड करेंगे? इसलिए साहित्य परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो समाज में नया परिवर्तन या सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो परंपरा का ज्ञान उन्हें हेल्प करेगा नए समाज की गढ़ना करने में, या यूं कहें कि नए समाज की रचना करने में। ठीक, अगला प्रश्न है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? सुनो, ध्यान से सुनना कि इन प्रश्नों को जितने अच्छे से आप समझ जाओगे ना, उत्तर उतना ही आसान होगा। ठीक है, प्रश्न ही समझोगे नहीं तो उत्तर कैसे लिखोगे? कहेंगे ओहो क्या तो पाठ है, रामविलास शर्मा जी ने भी क्या आध्यात्मिक और पौराणिक बातों के माध्यम से हमारे लिए इतने सारी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, यहां पर प्रश्न है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? साहित्य का वर्ग का आधार, कौन सा सही, कौन सा पहले आया फिर दूसरा आया, क्रम का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। अब सुनो, वर्गीकृत समझते हो? एक तो वर्ग होता है जैसे निम्न वर्ग, उच्च वर्ग। ठीक है, अब यहां पर कहा है कि वर्गीय आधार, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? वर्गीय आधार मतलब शुरुआत कैसे हुई, कहां से साहित्य की रचना हुई, कब साहित्य थोड़ा सा ऊंचाई पर पहुंचा, या कब परंपराओं की बातों को बहुत वैल्यू दी गई, मूल्य दी गए, कब फिर वो नीचे आ गई। ये सारा मतलब उसका लेखा जोखा कि साहित्य का जो परंपरा का मूल्यांकन है ना, वो किस आधार पर हुआ, तो वो पता करना है। तो अब ध्यान से सुनो, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले कौन से साहित्य को हमें जानना चाहिए, किस साहित्य को हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किस साहित्य की हमें मतलब उसकी वैल्यू करनी चाहिए, सबसे पहले की बात की जा रही। ठीक है, सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। कौन से साहित्य का मूल्य निर्धारित करेंगे? जो शोषक वर्गों के विरुद्ध, शोषक वर्ग कौन कौन होते हैं बताओ? जो निम्न वर्गों पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, शोषक वर्ग कौन सा वर्ग होता है? जो आर्थिक रूप से कमजोर या बेचारे मतलब कमजोर या अशक्त, सशक्त मतलब शक्तिशाली, अशक्त मीन्स बिल्कुल दीनहीन, ऐसे लोगों पर अपना सत्ता जमाना चाहता है, उसको कहते हैं शोषक वर्ग। ठीक है, शोषण करते हैं। ठीक है, तो शोषक वर्ग मतलब जो जिस पर शोषण होता है, शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि ऐसा साहित्य को हम सबसे ऊपर रखेंगे जो शोषित हैं। ठीक है, और जो लोग उन पर शोषण कर रहे हैं उनका विरुद्ध बताता है जो साहित्य, उसको हम सबसे पहले ऊपर करते हैं, या श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ ही हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। जो श्रमिक मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं उनके हितों की बात करता है, और जो वर्ग शोषण करता है गरीबों का या निर्धनों का या कमजोरों का, उसके विरुद्ध। ठीक है, दूसरा है इसके साथ हम उस साहित्य पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जिसकी रचना का आधार शोषित जनता श्रम है। मतलब हम उस साहित्य की भी चर्चा करेंगे जिसकी रचना का आधार शोषित जनता श्रम है। मतलब बहुत से साहित्य में, या जो भी साहित्यकार रहे हैं, जो भी रचनाकार रहे हैं, उन्होंने हमेशा उस प्रकार की रचना की जहां पर शोषित वर्ग
मतलब जहां पर बेचारे से लोग जिन पर हमेशा अत्याचार होते रहे हैं, उनकी कहानी बताई गई है साहित्य में, उनके बारे में चर्चा की गई है साहित्य में, उनकी जानकारी दी गई है साहित्य में, और समाज को उनके बारे में अवगत कराया गया, उनके बारे में जागरूकता या अवेयरनेस लेकर आए शोषित वर्ग जनता श्रम। ठीक है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहां तक उपयोगी है और इसका उपयोग किस तरह से हो सकता है। क्लियर? अब फिर देखेंगे प्रेजेंट, वर्तमान काल की देखेंगे हम कि अब हमें यह देखना है कि कहां तक उपयोगी है जो साहित्य हम देखते आ रहे हैं, जिस साहित्य का हम निर्धारण करते आ रहे हैं या जो साहित्य हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वो वर्तमान मतलब प्रेजेंट काल में या जो आधुनिक काल है या वर्तमान काल है उसमें कहां तक उपयोगी है। क्या आज भी इसी तरह का साहित्य लिखा जा रहा है या आज भी इस तरह के साहित्यकार हैं जो शोषक वर्ग के खिलाफ या श्रमिक वर्ग जो है उसके संबंध में कुछ रचनाएं कर रहे हो। तो इस तरह से हमें कोरिलेट करते हुए उसका करना है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखन इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, आया अगला प्रश्न है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होना है। इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अब यहां पर देखिए, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, बिल्कुल संपूर्ण जीवन से संबंधित है, मतलब युगों युगों से चला आ रहा है साहित्य। वेदों पुराणों को देख लीजिए, है ना, जहां पर हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें, महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, युगों युगों से चला आ रहा है। ठीक है, तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है, कि आर्थिक जीवन के अलावा कि भाई मुझे पैसा, धन, दौलत और आर्थिक उन्नति करना है, उसके अलावा भी तो व्यक्ति एक प्राणी के रूप में भी तो अपना जीवन बिताता है कि मैं एक मनुष्य हूँ और मुझे किस तरह से रहना चाहिए, मतलब अपने आप का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना, तो अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। साहित्य में ये बहुत बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि किसके माध्यम, जैसे हमें महाभारत के बारे में कैसे पता चला, हमें रामायण के बारे में कैसे पता चला, हमें वेद या कुरान या बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब इनके बारे में कैसे पता चला, ये साहित्य से ही तो हमें पता चला है ना। ये सब रचनाएं, ये सब इतिहास है जिसके माध्यम से हमें उन सब बातों का ज्ञान हुआ या जानकारी प्राप्त हुई जिनको आज हम आगे आगे देखते आ रहे हैं उनका पालन करते हुए। तो ठीक है कि बहुत साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं और उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। यस, बहुत अच्छी बात कही है कि अक्सर क्या लगता है कि साहित्य जो है वो सिर्फ विचारधारा है या सिर्फ कल्पना है, कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। अक्सर कहते हैं ना कि कवि या लेखक क्या करते हैं, अपनी कल्पना को कागज पर उकेर देते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ जो साहित्य है वो सिर्फ विचारधारा तो नहीं है। समाज में रहता है वो स्वयं, जो भी रचनाकार होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो समाज का ही तो हिस्सा होते हैं। तो सिर्फ काल्पनिक बातें तो वे करते नहीं हैं। अब जब काल्पनिक बातें नहीं करते तो वो कौन सी बातें करते हैं, वो अपने अनुभवों को भी कलम की माध्यम से रचनाबद्ध कर देते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है कि बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, सिर्फ विचारधारा नहीं है, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। तभी तो कहा जाता है साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्य में समाज के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है एज इट इज। जैसे दर्पण भी समझते हो ना, आईना, मिरर, जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं और हम हूबहू वैसे ही नजर आते हैं जैसे हम दिख रहे हैं, कौन से कपड़े पहने, कैसी, मतलब कैसे हैं। ठीक उसी तरह से साहित्य को पढ़कर, साहित्य को जानकर हम समाज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, मतलब सिर्फ विचारधारा ना होकर क्या है, इंद्रिय बोध, इंद्रिय समझते हैं, सेंस ऑर्गन्स का समझ, ठीक है। उसकी भावनाएं, मतलब जो भी उसकी भावनाएं हैं, जो भी उसने समाज में अपने आप को रहते हुए पाया, वो भावनाएं व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। और जो जैसे आपने सुना होगा कि आपके मन में हो सकता है ये प्रश्न आ रहा हो कि फिर क्यों कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
तो वो कल्पना से ही तो लिखते हैं। जी हाँ, वो अपनी काल्पनिकता को वास्तविकता के साथ मिलाकर उसे सुंदर रूप देते हैं ताकि वो और अच्छा लगे, पढ़ने में, सुनने में, सब में बहुत अच्छी सुंदरता आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? अगला प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का मतलब देखो, सुनो, यहां लिखा है साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। मतलब लेखक का आशय स्पष्ट करना है कि आखिर लेखक इस पंक्ति के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। समाज में क्या नहीं संपन्न होती वो देखना है। तो लेखक कहते हैं कि साहित्य में विकास प्रक्रिया सामाजिक विकास क्रम की तरह नहीं होती। यस, क्या कहते हैं लेखक कि साहित्य में विकास की प्रक्रिया सामाजिक विकास क्रम की तरह नहीं होती। साहित्य में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो समाज की तरह नहीं होता। कैसा होता है वो? सामाजिक विकास क्रम में पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता में तुलना किया जाता है। समाज का विकास किस आधार पर होता है कि किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है ना, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके आधार पर समाज के विकास को तय किया जाता है कि किसी भी देश की या किसी भी समाज की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी मजबूत है, उस समाज को या उस देश को उतना ही विकसित मान लिया जाता है। ठीक है, और एक दूसरे को श्रेष्ठ एवं अधिक प्रगतिशील कहा जाने लगता है उसी आधार पर। किस आधार पर? पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता में तुलना किया जाता है और श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन साहित्य के विकास में इस तरह की बात नहीं होती। यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ है। वाह, क्या बात कही है। आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे समाज में पूंजीपति या समाज में आर्थिक स्थिति या समाज में आर्थिक स्थिति के आधार पर तय किया जाता है कि ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, ये देश अधिक विकसित है, वो देश अभी कम संपन्न है। संपन्न मतलब जिसके पास अधिक पैसा होगा, धन दौलत होगी, उस देश को विकास की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन समाज को इस तरह से नहीं किया जाता, मतलब साहित्य को इस तरह से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कि सामंती समाज के कवि, सामंती समाज मतलब जो धन दौलत सब कुछ है उनके पास, तो वो कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पूजा पाठ या आर्थिक या आध्यात्मिक रूप से जो कवि हैं या साहित्यकार हैं तो उनसे अधिक श्रेष्ठ कवि होगा पूंजीवादी, जो जिसके पास धन दौलत होगी। तो यहाँ पर साहित्य में आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या कमजोर नहीं माना जाता साहित्य को। ठीक है, कवि अपने अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं। लेखक अनुकरण नहीं करके स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं और मतलब एज इट इज वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। जो भी साहित्यकारों ने लिखा है या उनकी बात को सिर्फ मान लेना ही लेखक का कार्य नहीं है। लेखक उसके बारे में सही से मंथन करते हैं उसको, बिल्कुल, तभी तो उनको आलोचनात्मक में श्रेष्ठ लेखक माना जाता है कि वो पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी तह तक पहुंचते हैं, जड़ तक जाते हैं, फिर उसमें क्या अच्छाई है उसको भी रखते हैं ध्यान में, कौन कौन सी कमियां हैं उसको भी आधारित उस पर भी ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर अपनी रचनाओं को करते हैं। तो ये श्रेष्ठता का परिचय देता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। ठीक है, अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसे चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। अतः साहित्य और समाज के विकास क्रम में समानता नहीं होती। समझ आया कि साहित्य का विकास और समाज का विकास एक आधार पर या उसका बेस एक ही नहीं है कि यदि समाज का विकास हुआ तो साहित्य का भी विकास होगा, या साहित्य का विकास हुआ तो समाज का भी विकास होगा। समाज का विकास अलग, उसके क्राइटेरियाज हैं, अलग मापदंड है, और साहित्य के श्रेष्ठ होने के अलग मानदंड है। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां पर बताया ना कि जैसे कोई देश है उसने एटम बॉम्ब बना लिया, रूस ने भी बना लिया, लेकिन शेक्सपियर की बात बताई है उन्होंने कि उनके नाटकों जैसे उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। अब ऐसा थोड़ी कि किसी ने किसी की कॉपी कर ली, या जो भी रचनाकार हैं उन्होंने बहुत अच्छी रचना की तो दूसरा सोचेगा अब मैं भी इसी की तरह करूंगा। जैसे एटम बॉम्ब है ना, कुछ उसने किया, हमने भी वैसे ही कर लिया, लेकिन रचना में या साहित्य में ऐसा नहीं होता है। प्रश्न है अगला, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी
उसकी स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? लेखक मानव चेतना समझते हैं, हमारी बुद्धि, ठीक है। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी हमारी जो सोच समझ विचारधारा है वो आर्थिक संबंधों से प्रभावित होती है? पहले बताओ आप, क्या हमारी सोच हमारे विचार आर्थिक साधनों से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यदि घर में संपन्नता होगी, ठीक है, अच्छे से खूब सारा धन दौलत आ रही होगी, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे और यूं ही आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सामान्य व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल, उसकी स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी स्वाधीनता, अब फिर भी जैसे आर्थिक साधनों से प्रभावित हुई मानवीय चेतना, मानव की बुद्धि, उसके बाद भी लेखक ये कैसे मतलब क्या बताना चाहते हैं कि फिर भी मानवीय जो बुद्धि है या चेतना है वो स्वतंत्र है। मतलब समझ रहे हो आप? प्रश्न पूछ रहा है, क्या हमारी बुद्धि आर्थिक रूप से ही सोच हमारी बढ़ती है, या आर्थिक यदि स्थिति अच्छी है, धन दौलत सुख समृद्धि है, तो क्या हमारी सोच हमेशा अच्छी होगी, या सोच के कुछ पैमाने अलग होंगे, या फिर आर्थिक जो मजबूती है वो सोच पर कोई प्रभाव नहीं डालती? बोलो। कई प्रश्न बन सकते हैं इस प्रश्न से, ठीक है। यदि ऐसा ही प्रश्न नहीं आए तो इसी की तरह दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि लेखक ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है, चेतना है, वो आर्थिक आधारित है या नहीं है? पहलू बताइए कि लेखक के अनुसार वो सही है या गलत। क्या आप लेखक की बात से सहमत हैं? प्रश्न कई तरह से आ सकते हैं। तो लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानता है कि हाँ, आर्थिक संबंध बुद्धि को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र भी है, वो आर्थिक रूप से थोड़ी हटकर भी, वो बताना है कि कैसे है। लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, ठीक है, ओके, कि आर्थिक संबंध जो हैं उनसे बुद्धि प्रभावित हो जाती है या उनसे विचारधारा प्रभावित होती है, वो एक बात है। उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। अब चेतना का अपने आप में निर्धारित होना या अपने आप में एक अस्तित्व रखना, वो भी एक बात है। परिस्थिति और मनुष्य दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। मतलब परिस्थिति और मनुष्य, परिस्थिति कैसी है और मनुष्य, वो द्वंद्व करते हैं, बिल्कुल प्रतिद्वंदी होते हैं, बराबर के शक्तिशाली होते हैं। कि परिस्थिति, मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, तो अब मनुष्य क्या करेगा? हंसता रहेगा? नहीं, वो भी बुझ सा जाएगा। मतलब जैसी विपरीत परिस्थिति थी वैसा ही उसके मन में विचार उत्पन्न हो गए। मतलब दोनों समान हो गए, मतलब प्रतिद्वंदी हो गए। परिस्थिति बहुत अच्छी है, हम भी खुश हो गए, मतलब फिर समानता आ गई तो फिर प्रतिद्वंदी आ गए। अब ये कह रहे हैं कि परिस्थिति और मनुष्य दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। अमेरिका और एथेंस दोनों में गुलामी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और यूनानी पूंजीवाद विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। इन दृष्टांतों के माध्यम से कहा गया है कि सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि समाज सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला के समान विकास नहीं कर पाता, या उसकी जो भी सामाजिक परिस्थितियां होंगी, ऐसा नहीं है कि जो समाज में चल रहा होगा वही उसकी सोच में चल रहा होगा। हो सकता है साहित्यकार या रचनाकार कुछ अलग ही सोच रहे हों, उससे कुछ उनको, हर एक व्यक्ति को एक सा अनुभव नहीं होता है। मान लीजिए हम किसी मेले में जाते हैं, तो क्या हर व्यक्ति, कितनी सारी भीड़ रहती है मेले में, तो क्या हर एक व्यक्ति, हर जो जनता होगी, वो एक ही नजरिए से उस मेले को देख रहे होंगे? नहीं, किसी की नजर कहीं होगी। आप चलिए थोड़ा सा महाभारत में चलते हैं। अर्जुन को याद करते हैं कि कौरव पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ लक्ष्य भेदने गए थे, लेकिन गुरु ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य कहना कि आपका ये जो लक्ष्य है चिड़िया की आंख, ठीक है, वहां पर आपको तीर या लक्ष्य भेदना है।
अब किसी को पूरी चिड़िया दिखाई दे रही, तो किसी को उसके पंख दिखाई दे रहे, किसी को चिड़िया ही नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बात है यहाँ नजरिए की कि जो हम सोच लेते हैं अच्छे से दृढ़ निश्चय के साथ, फिर हमें वही दिखाई देता है। हमें ना तो कुछ सुनाई देता है, ना कुछ और दिखाई देता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो लक्ष्य है वो एक है कि हमें उसको भेदना है। तभी तो धनुर्धारी अर्जुन का जब भी कहीं उदाहरण लिया जाता है तो यही कहा जाता है कि देखिए अर्जुन से सीखिए लक्ष्य कैसे साधा जाता है, लक्ष्य को कैसे भेदा जाता है। ठीक है, तो यही बताया है कि साथ ही यह भी देखा जाता है कि सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला के समान विकास नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? खतरे भी होते हैं क्या? प्रश्न फिर से सुनो। साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए, मतलब साहित्य का जो निर्माण है और जो भी टैलेंट है उसमें, उसकी भूमिका स्वीकार की है कि भाई साहित्य का निर्माण होता है, बहुत प्रतिभावान होते हैं जो साहित्यकार होते हैं, उनकी स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसे होते हैं। लेखक किन खतरों से उनको आगाह भी करता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, या साहित्यकार बहुत सोच समझकर साहित्य मतलब समाज में जो देखते हैं या अनुभव करते हैं उसके आधार पर रचना करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो क्यों आगाह करना चाहता है, क्यों उनको मतलब थोड़ा सा ये सोचने विचारने पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा सोचना होगा, एकदम सतर्क रहना होगा। आगाह मतलब हमें सतर्क रहना होगा कि कौन सी बातें हैं, वो अभी हम उत्तर में देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। उत्तर है, लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं। अब साहित्य का जो निर्माण है उसमें ऑफ कोर्स प्रतिभाशाली जो रहेंगे, जो टैलेंटेड रहेंगे, कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले जो रहेंगे, उनको मतलब निर्णायक मानते हैं कि यही कुछ कर सकते हैं। बाकी तो भेड़ चाल चलती रहती कि मैं जा रहा हूं, मैं भी चलूंगा, प्लीज तुम नहीं जाओगे? नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। यदि आज तुम स्कूल जाओगे ना तभी मैं जाऊंगा, यदि तुम नहीं जाओगे, मम्मा वो नहीं जा रहा इसलिए मैं भी नहीं जा रहा। मतलब हम पिछलग्गू हो जाते हैं। कोई यदि जाएगा तब हम जाएंगे, किसी ने यदि ऐसी शर्ट पहन ली है या कुछ भी एक ऐसी वस्तु ले ली है तो मुझे भी वो चाहिए। हम पिछलग्गू हो जाते हैं। नहीं ना करना है बेटा, ऐसा अच्छे से करना है पढ़ाई, अपने अस्तित्व का निर्माण खुद करना है, किसी की कॉपी नहीं करना है। जो हमें अच्छा व्यक्ति बनाए, जो हमें सभ्य व्यक्ति बनाए, जो हमें सफल व्यक्ति बनाए, हमें वो काम करना है। ठीक है, कहते हैं ना सबसे अच्छी मित्र किताबें होती हैं, हमारे अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि यही मुश्किल और विपत्ति में हमें फिर से सही कंडीशन, सही सिचुएशन में ला पाते हैं। अन्यथा जो हमारे अपने भीड़ भाड़ कितनी सारी रहती है, अक्सर वे लोग छोड़ जाते हैं हमें अकेला। जब हम विपत्तियों में पड़ जाते हैं या जब हम पर बहुत सारी आफत टूट जाती है तो कोई दोस्त यार साथ नहीं देते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि अरे तू कैसा है, कोई जरूरत तो नहीं है। इवन सब कभी हम फोन भी लगाएंगे ना तो फोन नहीं उठाएंगे और बाद में कभी हवाला दे देंगे, अरे मैं व्यस्त था यार, सॉरी मैं नहीं उठा पाया। तो हमारा जो संकट में साथ देते हैं, जो मुश्किलों में साथ देते हैं, वो हमारी अपनी समझ है, हमारे अच्छे विचार हैं, किताबें हैं और हमारे कर्म, सद्कर्म, गुण और टैलेंट है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से विजय प्राप्त करवा देता है। ठीक है, तो अपने आप को बहुत अच्छे से निर्माण करो, अपने आप का बहुत अच्छे से निर्माण करो, इतने अच्छे से निर्मित करो कि समाज में सभ्य नागरिक बनकर, एक सफल नागरिक बनकर कभी यदि हम और आप मिले, हो सकता है भाई पृथ्वी है गोल अंडाकार जैसे भी है, हो सकता है कभी आप और हम वास्तविक रूप में मिल जाए, तो मतलब आप तो मुझे पहचान जाओगे और जब आप मुझसे वार्तालाप करोगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, कितना गर्व महसूस होगा कि यस दे आर माई स्टूडेंट्स या दे वर माई स्टूडेंट्स, और मैं तो ये कहूंगी कि ये मेरे विद्यार्थी हैं। एक गर्व महसूस होगा। तो हमेशा अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को गर्व देते रहिए और उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, ऐसा करना है आपको। तो लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं। और हाँ एक और बात बता देती हूँ कि अक्सर बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में ये विचार आता है कि अब हम तो ये कर ही नहीं पाते, या हमारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, हम तो ऐसा कर ही नहीं पाते, ये देखो कितने अच्छे से करता है। वो कहता है हाँ मैं तो बहुत अच्छे से करता हूँ, ये तो कुछ नहीं कर पाता, बेचारा वो अपना समूह लटका के नीचे खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है, हर एक के पास प्रतिभा है, टैलेंट है, बशर्ते कि वो अपना जो टैलेंट है उसको उजागर कर दे।
कहते हैं ना, हुनर या प्रतिभाएं सब में होती हैं, बस अंतर सिर्फ ये होता है कि किसी का छप जाता है और किसी का छुप जाता है। तो उस प्रतिभा को अवसरों के लिए रुके मत रहिए कि जब होगा, जब कोई कहेगा तब। अपने आप से आगे आकर अपने आप को परिभाषित करिए, ठीक है। चुपचाप से नहीं रहना है, छुपे नहीं रहना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, गर्व करते हैं हम आप पर अभी भी, ठीक है। अब है कि लेखक भी यही मानते हैं कि जो साहित्य का निर्माण है उसमें प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होती है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है, यह आवश्यक नहीं। मतलब जो भी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि जो काम भी वो करें, मतलब जो टैलेंटेड हैं वो जो भी काम करेंगे वो सब अच्छा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। कभी उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, उनसे भी भूल हो सकती है, ठीक। उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर जो साहित्यकार हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो सदियों से लिखते आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वो लिख रहा है वो एकदम सही होगा। हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, यही लेखक कह रहे हैं कि उनकी श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब दोष भी हो सकते हैं। इनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध होता है। अब हम देखो कितनी अच्छी बात कही कि किसी की भी बात को एज इट इज स्वीकार कर लेना खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है कभी कभी, कि अरे हमसे तो ये कहा था, हमसे तो वो कहा था। किसी ने मान लो आपसे कह दिया कि कल अपन को वहां घूमने चलना है और सारी टीम रेडी है अपनी वाली, अपने फ्रेंड्स अपन वहां चल रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, और हमने उसकी बात को मान ली। ना हमने उस जगह के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, ना हम अपने बड़ों से पूछा कि वो कैसी जगह है, क्या है। और जब हम गए वहां तो खतरनाक रास्ते थे, जैसे तैसे पहुंच तो गए, आने में जान निकलना बस बाकी रह गया था। बाकी सारी मुश्किलों का सामना किया। तो कोई भी किसी की भी बातों को सिर्फ सुनकर विश्वास नहीं करना है, उसकी तह तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि हर एक बात जो कही जाए वो एकदम सही हो। इनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है, ठीक है। कि हाँ, ये है कि उन्होंने जो अच्छा किया है उसको सुन लो, समझ लो, उससे और शिक्षा ग्रहण कर लो, और उसके बाद फिर और उसमें कुछ और अच्छे से काम करो, ठीक। अगला प्रश्न है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं? यस, राजनीतिक मूल्य और साहित्य के मूल्य, पॉलिटिकल, ठीक है, और जो हमारा साहित्य है, अब वे साहित्य के मूल्य को अधिक स्थायी मानते हैं राजनीतिक मूल्यों से। क्यों? क्योंकि सत्ता तो हर 5 साल में परिवर्तित हो जाती है। वो कहता है कोई भी सत्ताधारी या राजनीतिक या राजनेता, मैं सारे परिवर्तन करूंगा, मुझे वोट दीजिए आप, मैं समाज में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब योजनाएं निकालूंगा, ये करूंगा, मतलब दुनिया भर की डींगे मार देता है। अब जैसे ही वो सत्ता में आया, जैसे ही उसको वोट दे दिए, भोली भाली जनता ने, कुर्सी मिल गई, ऐश फरमाने लगे, थोड़ा बहुत दिन या कुछ महीने तो कार्य किया, उसके बाद लगे अपनी जेब भरने में। हाँ, अब फिर धीरे धीरे चला कि अरे 4 साल हो गए, 5वां साल आते आते फिर उजागर हो गए, अरे साथियों भाइयों ऐसा करना है वैसा करना है। तो उन्होंने फिर दूसरे को विजेता बना दिया। मतलब साहित्य जितना स्थायी, मतलब जो राजनीति है वो उतनी स्थायी नहीं है जितना कि साहित्य स्थायी है। कैसे? लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। बिल्कुल, इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती हैं और हृदय को आनंद विह्वल भी करती हैं। कहा था कि रोमन का वैभव समाप्त हो गया, परंतु आज भी उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद जब उनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा, तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी। इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, पर साहित्य के मूल उत्तरोत्तर विकास उन्मुख रहते हैं। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि जो राजनीति है वो कुछ वर्षों तक कायम रहती है, लेकिन साहित्य तो युगों युगों तक कायम रहता है। ठीक है,
समझ में आया? जो साहित्य है वो युगों युगों तक रहता है, जबकि राजनीति युगों युगों तक नहीं रहती। आज इसकी सत्ता है, कल उसकी सत्ता होगी, आज इसने ये वादे किए, कल वो दूसरा वादे करके चला जाएगा और अपने वादों से मुकर जाएंगे। लेकिन साहित्य हमेशा जीवित रहता है और जितना आगे बढ़ता जाता है उसमें उतनी ही तटस्थता आती जाती है, मतलब ठोस आती जाती है। अगला प्रश्न है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? जातीय अस्मिता, अस्मिता मतलब समझते हो, पहचान। किस तरह से, कब बताया था लेखक ने जातीय अस्मिता के बारे में? यानी बोलो, बताया था साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। अब साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है, देखते हैं कैसे। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है तब उसकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है। समझ आया कि जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है, उसका क्या महत्व बताता है? तो ध्यान से सुनो, हमें उसी प्रसंग के बारे में उत्तर लिखना होगा, हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते कि लेखक ने किस प्रसंग, मतलब कौन सा एक कोई टॉपिक छेड़ा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जातीय अस्मिता का इसमें उल्लेख है। तो सुनो, साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, जन समुदाय समझते हो, भीड़ या कोई भी एक दल से दूसरे दल में प्रवेश करता है, तो जब जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती है ना। ऐसा नहीं है कि हम इसमें चले गए तो हमारी कोई पहचान नहीं। पार्टी का सोचो, थोड़ा सा राजनीतिक दल के हिसाब से सोचें कि पहले किसी और पार्टी में थे, अब उन्होंने दल बदल लिया, अब दूसरी पार्टी में चले गए, तो क्या उनका जो नाम था, उनकी जो पहचान थी, उनकी जो समाज था, वो सब कुछ चेंज हो गया? बोलो कि आज किसी इस राजनीतिक दल में शामिल थे और कुछ समय बाद वो दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो गए, तो उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी समाज सब कुछ परिवर्तित हो गई? नहीं ना। तो यही बताया है कि साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता मतलब पहचान नष्ट नहीं होती। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। समाज में परिवर्तन आते हैं लेकिन पुरानी पहचान को भी वो कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है। अगला प्रश्न है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता मतलब जातीय अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता, इनमें अंतर क्या है? और लेखक ने कहा कि इनमें अंतर है, अंतर होती हुई भी समानताएं क्या है? लो जी, मतलब डिफरेंशिएट भी करना है और सिमिलरिटीज भी बतानी है। अब ये कैसे संभव है, बताओ जल्दी। कि जातीय जो अस्मिता है, जाति की जो पहचान है, जाति की पहचान और देश की पहचान किस आधार पर एक समान है या फिर किस तरह उनमें अंतर है, वो बताना है। तो अच्छे से सुनो, और इसके प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता, अस्मिता का पहले आप समझ लो कि अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। ओके, पहचान, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान, ठीक। लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की भी चर्चा की है कि अंतर है लेकिन समानता भी है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, मतलब राष्ट्र की बात की जा रही, जब सब कुछ ऐसा लगता है कि मुसीबत आ गई, तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। अब वहां पर राष्ट्र की एकता का ज्ञान हो जाता है कि हम कितने एक हैं, ठीक है। उस समय साहित्य परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। अब उस समय जो साहित्य में अलग अलग तरीके से अपनी पहचान बनाकर बैठे थे ना, वो भी एक होकर राष्ट्र के रूप में शामिल हो जाते हैं। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो उस समय वह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। इस युद्ध के दौरान खासतौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, वरन
और पुष्ट होती है। मैं एक और सिंपल सा उदाहरण आपको देकर समझा देती हूं तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। सुनना ध्यान से, ठीक है। तो आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं जब इस तरह का प्रश्न आ जाए। मान लो आपके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, 4 हाउस होंगे या कुछ तो मतलब क्लास वाइज कंपटीशन हुए, तो उसमें आप स्कूल में प्रतिद्वंदी हो गए। हमें स्कूल की 6वीं क्लास और 8वीं क्लास में मान लो वाद विवाद प्रतियोगिता है, डिबेट प्रतियोगिता है। तो यहाँ पर 6वीं क्लास के स्टूडेंट सोचेंगे कि हम 8th क्लास के बच्चों से जीत कर ही रहेंगे, और 8th वाले कहेंगे यूं हराएंगे, 6th के हैं। आपसी अंतर्द्वंदी मतलब प्रतिद्वंद हो गए वो, और बिल्कुल पूरी तरह से देख लेना इस तरह से बिल्कुल। और वही बात यदि इंटर स्कूल कंपटीशन किया जाए, दूसरे स्कूल के साथ हमारे स्कूल का कंपटीशन होने लगे, फिर तो हम सब 6ठी 7वीं मतलब पूरा स्कूल एक हो जाएगा और सामने वाले स्कूल को अपना प्रतिद्वंदी समझेगा। समझ में आया? तो यही है कि जब जातीय अंतर है, मतलब कि साहित्य ये ऐसा है तो मैं इस समाज में हूं, मैं इस धर्म का हूं, हम अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन जब पूरे राष्ट्र की बात आती है तब हम सभी एक होकर उसका सामना करते हैं। तो अंतर है परंतु समानता भी है। समझ में आया? ठीक, ओके। अगला प्रश्न है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? बहुजातीय मतलब बहुजातीय समझते हैं कि बहुत सारी जाति राष्ट्र की हैसियत से। क्या हमारे देश में या भारत देश में बहुजातीय है या फिर कई जाति कई धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए तो भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। कैसे? इसलिए प्रश्न किया है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। जिस तरह की संस्कृति सभ्यता चली आ रही है इतिहास में, उसी की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका रही है, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। ठीक, ये बताना चाहा है। अगला प्रश्न है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? जो भारत की बहुजातीयता है वो मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? हाँ बिल्कुल, इतिहास की ही तो देन है। अब सरनेम मान लो, कोई बहुत यादव हुआ, चंद्रवंशी हुए, कई सरनेम है, तो ये कहाँ से आए? इतिहास से ना, कि हाँ जो कौरव पांडव हुआ करते थे, यदुवंशी हुए, कोई भी ऐसा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, तो वो एक इतिहास के आधार पर ही तो जातीयता चली आ रही है। वो अलग बात है कि पहले 4 वर्गों में डिवाइड था और पूरी तरह से समाज में एकदम मतलब दयनीय स्थिति फैली हुई थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, जाति तो वही है लेकिन विचारधारा में परिवर्तन आया है। ठीक है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। व्यास जी ने क्या लिखा, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा, बोलो जल्दी। वेद व्यास जी की हम बात कर रहे हैं, महाभारत। वाल्मीकि जी की हम बात करें तो रामायण। ठीक है, विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास रहा है, अर्थात भारत के कवियों द्वारा निर्मित संस्कृति बहुजातीयता स्थापित करती है। साथ ही इतिहास भी बताता है कि यहाँ कभी एक जाति दूसरी जातियों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं करती। यहाँ की संस्कृति ने एकता का पाठ पढ़ाया है, समरसता स्थापित करना सिखाया। समरसता मतलब अच्छे से रहना, मिठास के साथ, मधुर व्यवहार के साथ रहना। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत करता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। क्या समाजवाद हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है? आखिर समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्यों है? समाजवाद का अर्थ क्या है? बताइए। और वो हमारे राष्ट्र की आवश्यकता कैसे है? साहित्य के अकॉर्डिंग या साहित्य के आधार पर? आइए चलते हैं, देखते हैं।
लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी समझते हैं मतलब जो धन दौलत, पूंजीपति जिनके पास पूंजी थी, ठीक है। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अव्यय होता है। अव्यय मतलब फिजूल खर्ची टाइप। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अब समाजवादी और पूंजीवादी में यहां मैं अंतर बता दूं आपको। समाजवादी मतलब हर एक व्यक्ति को सम्मान दे, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान दे और किसी भी तरह से अपनी सत्ता कायम करने के बारे में सोचे भी ना, समाजवादी। वहीं पर पूंजीवादी व्यवस्था की हम बात करें तो पूंजीवादी मोनार्की, आपने पढ़ा है, मोनार्की मतलब सिर्फ एक सत्ताधारी, मेरे पास पूंजी है बाकी सब तो मेरे अधीन है, ये वाली। तो लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर ज़ारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो गया था। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था का कायम करने के बाद पहले की ही अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए थे। मतलब जब उन्होंने समाज को एक नजर से देखना शुरू किया और सिर्फ अपनी सत्ता कायम करने के बारे में नहीं सोचा तो वो अधिक विकास कर पाए, अच्छे से रह पाए, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था जिस राष्ट्र में कायम है वहां की प्रगति की रफ्तार पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। जब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, बीच में किसी तरह का भेदभाव या अंतर्द्वंद नहीं होगा तो वो राष्ट्र जल्दी से विकास कर पाएगा। घर से ही देखो जरा, परिवार से यदि घर के मान लो 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, आपस में मिलजुल कर साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो जल्दी तरक्की कर पाएंगे। मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई का बिजनेस दूसरा है या दोनों आपस में मिलकर कर रहे हैं तो वो तरक्की कर पाएंगे, उतना खर्च भी नहीं होगा जब ज्वाइंट फैमिली की हम बात करें। वहीं पर नहीं, मैं अलग रहूंगा, तुम अलग रहोगे, तुम्हारा घर अलग रहेगा, तुम्हारा खर्च अलग रहेगा, तो वो पूंजी बढ़ जाएगी ना, और पूंजी बढ़ जाएगी तो उतनी उन्नति प्रगति नहीं हो पाएगी जितनी कि एक साथ होकर होती है। तो समाजवादी मतलब एकता के साथ कार्य करना, एक विचारधारा, ठीक। तो यहां पर समाजवादी व्यवस्था जिस राष्ट्र में कायम है वहां की प्रगति की रफ्तार पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो ध्यान रखना, समाजवाद मतलब हर एक व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहे, भाईचारे की भावना के साथ रहे और जो भी छोटी मोटी परेशानियां हो उनका मिलजुल कर समाधान किया जाए, ना कि उनको मतलब मेन मुद्दा बनाकर और बिल्कुल दरार खींच ली जाए, ऐसा वाला नहीं। यदि ऐसा होगा तो सिर्फ यहां पर मैं आ जाएगा ना, अहंकार आ जाएगा कि मैं हूं, मुझे करना है, ये मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई है तो मेरे पास थोड़ा सा धन दौलत आने लगी है तो आप चुपचाप से इसको तो नीचे दिखा कर रहूंगा क्योंकि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, ये वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तब जाकर समाजवाद जो रहेगा वो समाजवादी व्यवस्था में बहुत अच्छे से उन्नति और प्रगति संभव है। अगला प्रश्न है, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखते हैं, उनके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका होती है, विचार करें। निबंध का, ये तो निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध का ही एक अंश है। तो इस निबंध में लेखक रामविलास शर्मा जी क्या सोचते हैं, मतलब इसका समापन करते हुए, एंड करते हुए कि क्या उनके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका होती है, क्या उनके आधार पर परंपरा का मूल्यांकन किया गया, या जो भी इतिहास पढ़ा, जो भी साहित्यकारों की जानकारी प्राप्त की, तो उस आधार पर क्या और अच्छे राष्ट्र की निर्माण किया जा सकता है। क्या लेखक ने जो सोचा उस पर वो सफल हुए, उस आधार पर वो देखना है। लेखक भारत में अधिक से अधिक लोगों के साक्षर होने का स्वप्न देखता है। बिल्कुल, जहां साक्षरता होगी, समझदारी होगी, लोग आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल कर रह पाएंगे। कहा जाता है ना कि शिक्षा ही हमें सम्मान दिलाती है, बशर्ते कि वो शिक्षा भी विनम्र भाव के साथ प्राप्त की जाए। अन्यथा ऐसा भी होता है, डिग्रियां प्राप्त कर ली, अहंकार ने जन्म ले लिया और फिर बस घमंडी हो गए। तो शिक्षा हमें विनम्रता सिखाती है, शिक्षा हमें अहंकारी नहीं बनाती है। जहां अहंकार आ गया समझ लो शिक्षा हमसे दूर चली जाएगी। लेखक भारत में अधिक से अधिक लोगों को साक्षर होने का स्वप्न देखता है। जब हमारे देश की जनता साक्षर होगी, पढ़ी लिखी, साक्षर मीन्स शिक्षित या पढ़ी लिखी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ के करोड़ों नए पाठक होंगे। इस देश में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। भाषा की सीमा में लोग नहीं बंधेंगे, बल्कि एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी की रचना को भी अभिरुचि लेकर पढ़ेंगे।
मतलब यहां ये नहीं होगा कि तुम इस भाषा के हो, चलो हमें तुमसे बात नहीं करनी, बल्कि एक भाषा भाषी व्यक्ति दूसरे भाषा भाषी व्यक्ति को सुनेगा और उससे कुछ सीखने के लिए जिज्ञासु रहेगा। ठीक है, यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। साहित्य की परंपरा के योगदान से एशिया की भाषाओं के साहित्य से गहरा परिचय होगा। ये बताना चाहते हैं कि जहां पर हम मिलजुल कर अच्छे से कार्य करेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, और शिक्षा का अर्थ क्या है? सीख। मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा का अर्थ है कि आपने क्या सीखा। ठीक है, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमने प्रश्न उत्तर पढ़े, हमने आंसर लिखे और हम बहुत अच्छे नंबर लाए, हम शिक्षित हो गए। जो पाठ या जो भी सीख, जो वैल्यूज, जो मूल्य लिखे हैं या उसमें निहित हैं, क्या हमने उनको आत्मसात किया? क्या हम अपने जीवन में उन मूल्यों को या मोरल वैल्यूज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है? साहित्य स्वाधीन होता है क्या? मतलब साहित्य सिर्फ अपने ही अधीन होता है या समाज या लोगों के अधीन भी होता है? तो इस पक्ष में क्या लेखक ने तर्क दिए थे वो बताना है। अब लिखा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनको सापेक्ष स्वाधीन स्वीकार करता है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भौतिकवाद मतलब समझते हो? मतलब पूरा जो है आपसी, या यूं कहें कि भौतिक वस्तु है, फिजिकल जो है चीजें, उनके आधार पर अपना जीवन जीना, कि जिसके पास भौतिक वस्तुओं की या भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो अधिक संपन्न है या वो अधिक सुखी है। क्या वही साहित्य जगमगाएगा? जिनके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, क्या वो साहित्य से दूर रहेंगे? ऐसा कुछ है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं हो जाता। मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध द्वंद्वात्मक है। जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि मनुष्य का और परिस्थिति का संबंध तो एकदम ऐसा रहता है, बिल्कुल द्वंद्वात्मक, प्रतिद्वंदी की भांति। परिस्थितियां विपरीत है, मनुष्य भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। मतलब वो भी वैसे, ये भी ऐसे। जहां एक से लोग होते हैं वहां प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इसे प्रमाणित करने हेतु लेखक ने कहा है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में भी किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह से विचारधारा ही नहीं अपनाई। क्या हुआ होगा? पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। ठीक है, ये बताया है। अंततः या प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका देखी जा सकती है। जब हम विचार करें तो पाते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होते हुए भी साहित्य वहीं तक सीमित नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने की गुंजाइश बनी रहती है। अतः साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लिखा है, जैसा लिखा है, बस उतना काफी है और वही सिर्फ आगे बढ़ता जाए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे युग में परिवर्तन आता रहता है, नए नए साहित्यकार अपने नवीनतम विचारों के साथ साहित्य में या साहित्य का सृजन करते हैं और उसमें कुछ नयापन लाते हैं। तो जो पुरानी बातें हैं उनको भी वो टाटा बाय बाय नहीं कहते हैं, उनमें अपनी नवीन विचारधाराओं को ऐड करते हुए नए साहित्य का सृजन या निर्माण करते हैं। ठीक है, या क्रिएट करते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या करें। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। क्या आपको प्रश्न समझ में आया? प्रश्न में पूछा है कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए। बंगाल विभाजन हुआ, पंजाब विभाजन हुआ, या पंजाब से बंगाल विभाजन हुआ, तो उनकी क्या मतलब कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है। पंजाब और बंगाल में यदि उनकी तुलना की जाए तो पता चल जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान पंजाब में अधिक है या बंगाल में, और कहाँ कम है। और इस न्यूनाधिक मतलब न्यून और अधिक
ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होंगे। तो जो भी किस में अधिक ज्ञान है, किस में कम है, अब जहां पर अधिक है या जहां पर कम है तो उसका परिणाम क्या होगा। क्या जहां कम है वहां के लोग कोई सोच समझ नहीं रखते होंगे, या फिर जहां अधिक है तो सिर्फ वही अपनी सत्ता जमाएंगे। ये सारी बातें इस प्रश्न के माध्यम से पूछी जा सकती हैं, और प्रश्न कई तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये पूछा जा सकता है कि लेखक ने बंगाल और पंजाब के विभाजन के समय साहित्य का किस प्रकार से प्रयोग किया, या साहित्य ने बंगाल और पंजाब के बीच में क्या समानता प्रकट की या समानता लेकर आए। कुछ भी पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो बड़े ध्यान से आपको सोच समझकर प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर को जाना है। प्रश्न परिवर्तित हो सकता है लेकिन उत्तर वही होगा जो इस प्रश्न का होगा। इसलिए कभी भी प्रश्नों के परिवर्तन से घबराना नहीं है। हमेशा आप पूछते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स, कि बीच से प्रश्न आएंगे क्या, या सिर्फ पाठ्य पुस्तक के पीछे से आएंगे। ओ, ये बीच से प्रश्न आ गया, समझ में नहीं आया कौन सा था। अरे भाई, प्रश्न वही होते हैं जो पाठ्य पुस्तक के पीछे होते हैं, बस ये है कि उनमें थोड़ा सा अंतर रहता है। यदि हम समझ जाएंगे तो हम वही उत्तर लिखें जो इस प्रश्न में किया गया था। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। जब भी हम व्याख्या लिखते हैं तो हमें यह बताना होता है कि कौन से पाठ की पंक्तियां हैं और इसमें क्या बताने की कोशिश की है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक है, यदि नाम लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, गोधुली भाग 2 परंपरा का मूल्यांकन नामक पाठ से ली गई हैं, और इनके रचयिता कौन है, रामविलास शर्मा जी। इन पंक्तियों का संदर्भ इतिहास और संस्कृति परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेखक कहना चाहते हैं कि जब मानव समाज बदलता है और वह अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है, अस्मिता का याद रखोगे ना, पहचान, ठीक है। तो जब मानव समाज बदलता है और वह अपनी पुरानी पहचान को भी कायम रखता है, तो जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और संस्कृति का अद्भुत योगदान है। इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और हमें अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को यूं ही नहीं भूल जाना है। परंपरा को यूं ही नहीं छोड़ देना है कि आज हम भारत में निवास करते हैं तो ठीक है, भारतीय वेशभूषा पहनी, और जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी हमारे पूर्वज सिखा कर गए, उनको हम अच्छे से मतलब प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम मान लीजिए गए, विदेश चले गए, शिक्षा प्राप्त कर ली, अब हम फॉरेन जाना है। अब फॉरेन जाने के लिए हम अपनी सब कुछ भूल गए, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपने कानून, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, सब कुछ यहीं छोड़ गए और वहां उस तरह से हो गए। नहीं, हम कहीं भी रहें, देश विदेश जहां भी हमें जाना है, बिल्कुल जाइए। विचारों में आधुनिकता लानी है, ना कि पहनावे में या खान पान में, ठीक है। विचारों में आधुनिकता होगी तो हम रूढ़िवादी विचारधाराओं से दूर रहेंगे, स्टीरियोटाइप्स नहीं रहेंगे, संकीर्ण विचारधारा के नहीं रहेंगे। मॉडर्नाइजेशन, ये आधुनिकता का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम ऐसे कपड़े पहने जैसे विदेश में पहने जाते हैं, या ऐसा खाना खाएं जैसे विदेश में खाया जाता है। ये आधुनिकता है, कतई नहीं। आधुनिकता होती है विचारों में कि हमें किस तरह से, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको आधुनिकता कहते हैं। हम अपने आप को किस तरह से समाज में रख सकते हैं जिससे कि हमें कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हमें मिले या देखे, वो हमें सम्मान की दृष्टि से देखे। सम्मान का अर्थ ये नहीं कि चरणों में गिर गए, जय हो जय राम जी की। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति हमें अच्छी साफ सुथरी दृष्टि से ही देखे। अब कहते हैं कि अरे क्या माहौल आ गया है, कैसे कैसे लोग आ गए हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, ये बातें भी सुनने को मिलती हैं। कैसे, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? बच्चे भी वही हैं, मतलब ना तो हवा बदली, ना सूरज बदला, ना चांद बदले, ना तारे बदले, ना वृक्ष बदले, ना कुछ नहीं बदला है, वही है सब। क्या बदला है? सोच। इसलिए अपनी सोच, अपनी विचारधारा में आधुनिकता लाएं, ना कि पहनावे या खान पान में। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि जब मानव समाज बदलता है और वह अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है, तो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं। मतलब जो पहचान हमारी होती है उसको हम कायम रखे रहते हैं। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं कि मैं गांव में जन्म हुआ मेरा, 5वीं तक अच्छे से बिल्कुल सरकारी स्कूल में बिल्कुल टाट पट्टियों पर बैठकर पढ़ाई की, और मान लीजिए अभी मैं रहती हूं शहर में, एक अच्छे खासे शहर में। तो क्या मैं गांव में जाकर अपनी ये शहरीपन झाड़ूंगी? नहीं, हम अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे। जो हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं उनको हम हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में बसा कर रखेंगे मरते दम तक, और जितना हो सकेगा उतना हम अपनी पीढ़ी को ट्रांसमिट भी करेंगे। हम अपने बच्चों को, हम अपने विद्यार्थियों में ये वैल्यूज डेवलप करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो यही है कि वो कायम करते हुए हमें संगठित करना है। उनमें इतिहास और संस्कृति का अद्भुत योगदान है। इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे बंगाल विभाजित हुआ, किंतु पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को जब तक अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। समझ में आया? भले ही विभाजित हो गया, बंगाल विभाजन हो गया, लेकिन जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी परंपरा है, वो अविभाजित रहेंगी, मतलब एक रहेंगी, भले ही आप कहीं भी रहो। ठीक है? विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहां ज्यादा है, कहां कम है। और इस न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा। ठीक है? कम और ज्यादा ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं? उपर्युक्त पंक्तियों का मूल आशा है कि इतिहास और संस्कृति किसी भी जाति को संगठित तथा प्रगतिशील बनाने में सहायक होती है। सांस्कृतिक परंपरा से जुड़कर ही अस्मिता की रक्षा की जा सकती है। जो हमारी संस्कृति रहती है, जो हमारे संस्कार रहते हैं, उनसे हम जुड़े रहेंगे तब तक ही हमारी पहचान होगी, अच्छी पहचान होगी। जब हम जिस दिन उस संस्कृति को छोड़ देंगे, मजाल है हमारा कोई सम्मान कर सके, मुंह पर कह देंगे अरे बहुत अच्छे हो, ऐसे हो, वैसे हो, लेकिन कोई वैल्यू नहीं होगी। जितने अच्छे से हम अपने आप की संस्कृति सभ्यता में रहेंगे, उतना ही सभ्यता या जो सम्मान है समाज हमें देगा और देता रहेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। आशा करती हूं बहुत अच्छे से आपने सभी प्रश्नों को सुना है और समझा है। अब किसी भी तरह के प्रश्न आएंगे तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन ठीक है, ओके, यदि कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर करूंगी। क्लियर? ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिनमें एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएआईबी, जेएआईबी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस आप 100% फ्री देख रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी को बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसी उद्देश्य के साथ हम आए हैं और हमेशा हम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। किसी भी तरह से चिंता नहीं करना है। कैसे जाएं आप वीडियो पर, वो भी मैं बता देती हूं। जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और फिर देखना है आपको हिंदी का वीडियो। ठीक है? क्लास 10th हिंदी और बिहार बोर्ड आपको देखना है तो क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2। क्या देखना है? क्या आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं या आपका जो भी चैप्टर्स हैं वो देखना चाहते हैं? तो जो भी देखना है जस्ट क्लिक कर दीजिए कि पाठ्यक्रम। ठीक है? जब आपने पाठ्यक्रम का वीडियो क्लिक किया तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी दोनों पाठ्य पुस्तकों की संपूर्ण जानकारी रहेगी। गोधुली और वर्णिका, कितने चैप्टर्स हैं, कौन इनके राइटर्स हैं, क्या क्या शामिल है, ध्यान से आप देखोगे तो पाठ्यक्रम में बिल्कुल आप माहिर हो जाओगे और दूसरों को भी आप बता सकते हो कि पता है हमारे पाठ्यक्रम में तो ये है, इस चैप्टर में तो ये है, तो कहेंगे वाह बड़ा स्मार्ट हो गया है। कैसे पता चला? तो कहना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है ना, उसमें सब पता चल जाता है। तो इसी तरह से आपको वीडियो देखना है और पसंद जरूर आएगा तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें, और शेयर अधिक से अधिक शेयर करो, सबको शेयर करो ताकि आपका और हमारा साथ मजबूती के साथ हमेशा बना रहे, हमेशा हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। ठीक है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाय बाय। थैंक यू सो मच।